चलो आज शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। घटना चक्र। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास आज शुरू करेंगे। घटना चक्र। इससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ लिए। आज मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक था ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईसा पूर्व में था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। मतलब भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक शासन का कितना से कितना था? तो 1206 से 1210 तक। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशानपुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। काजी जो था उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षकों पर पूर्ण कराया। ऐबक का बचपन ही अति सुरीले स्वर से कुरान पढ़ता था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान पढ़ने में सुरीली आवाज़ से पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खवा मतलब कुरान पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशानपुर से गजनी लाया गया, जहाँ उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिमा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रसन्न कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। वह लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह बाद जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने केवल मालिक या सिरप्रसालार की पदवियों से ही अपने संतुष्ट रखा। गोरी की उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद निर्णायक पूर्व 1206 में ऐबक को दस्ता से मुक्ति मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ढाई दिन की झोपड़ा क्या है? ऑप्शन हो जाएगा 1 ढाई दिन की जो ऑप्शन है मस्जिद है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग को ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खवा भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फखर-ए-मुक़द्दर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ में सम्मिलित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मसीर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली के
कुअवल उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। उसने दिल्ली की स्थित कुतुब मीनार निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसके प्रथम अख्ता प्रदान किए? कुतुब मीनार का। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुतुब मीनार। गोरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्का प्रथा स्थापित हो गई। गोरी के मोहम्मद गोरी ने कुतुब मीनार को 1991 में हांसी अख्तिया ईसा प्रांत किया। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत में विजयी भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के कारण साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में 1202 से 1202 ईस्वी तक मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा विक्रमशिला बिहारों को दस नहस कर राजधानी उदयपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय का वहाँ शासक लक्ष्मण सेन था। वो बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लुटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहाँ कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तख्ताए-ए-नासिरी में बिहार के उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। बिहार एवं बख्तियार खिलजी के हमले का पहले विवरण प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा तबक़ाए-ए-नासिरी से। नालंदा बिहारों का विध्वंस किया था। ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का नाम एक भाग माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिलत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एक बाज पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप ही सामुद्दीन ऐबक को पराजित किया। ऐबक ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐबक के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सीधा नियुक्त किया। राजस्व के उसके सिद्धांत का प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा? ऑप्शन बी हो जाएगा जिया-उद-दीन बर्नी। राजस्व के उसके सिद्धांत का प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर। बलबन के बारे में जिया-उद-दीन बर्नी यह कहता है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। ध्यातव्य है कि बलबन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश के एक शासक था। उसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी के मुगलकालीन भारत में किस साम्राज्य के बारे में यह लिखा गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर के।
R.P. त्रिपाठी मुगलकालीन सम्राट अकबर के बारे में यह लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य का सपना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों को पश्चिम कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य के धर्मनिरपेक्ष बनाते थे। यह शब्द किसने लिखा? ऑप्शन सी, A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली के प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से पश्चिम कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। 15 वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ऑप्शन सी, बलवान। बलवान प्रथम मुस्लिम शासक था। बलवान प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के प्रति नियाबत खुदाई और उसका स्थान पैगंबर पश्चात बाद में है। राजा जी अल्लाह या जी इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसने पुत्र बुगरा खान से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लय नीति की अपनाई? ऑप्शन बी हो जाएगा बलवान जो है बलवान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लय की नीति अपनाई थी। बलवान के राजत्व सिद्धांत को दो मुख्य विशेषता थी। प्रथम सुल्तान का पद पर ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय सुल्तान का निरंकुश होता है आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व यानियात खुदाई का और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान के कार्य करने का प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण से जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों को आलोचना का अधिकार नहीं है। तुर्गिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुर्गिल खान अब बलवान। तुर्गिल खान ने बलवान के काल में ही विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलवान के बंगाल अभियान से डरकर तुर्गिल खान भाग गया। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस मुगल सुल्तान के लिए कहा? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के लिए जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी ऊपर दिए कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन दिल्ली के पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति व्याख्या करते हुए स्वयं को कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसके आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजदंत राजपद विषय में बलवान के विचारों पुनर्जीवित किया
वह राजा के सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना चाहता नहीं समझता, इसलिए उसने खलीफा का अपने पद की समानता प्राप्त करने में संबंध में कोई याचिका नहीं की। उसने अपने आपको यामिनी उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म के राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना दिया और इस उलमे वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। इनमें किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो खलीफा का शक्ति का विरोध किया। ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका हो जाएगा विकल्प किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा के से मान्यता प्राप्त जरूरी की थी, परंतु बंगाल में सुल्तान गयासुद्दीन ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस आक्रमण पर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा का सत्ता का विरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी, बलवान, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति का सत्ता का विरोध नहीं किया। केवल मुबारक खिलजी था जिनके समय खलीफा का उपाधि ली। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरोध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए हो जाएगा जफर खान। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरोध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान का शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसी रात में 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने का दिया गया तो वो बिहार को संपादित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्जित करेगा? ऑप्शन डी शेर खान। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल का अधिकार करना दिया जाए तो साथ ही 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है रानी पद्मिनी का नाम? ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मुहम्मद जासी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा प्रण सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन को समता सुलेमान से और पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः उसी आधार से को मानकर मलिक मुहम्मद जासी ने पद्मावत में रचना की राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था?
ऑप्शन ए हो जाएगा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण के बाध्य होकर उसके प्रति वर्ष एलचुपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 अथवा 1306 में उसने उस कर को दिल्ली की नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक गफूर को नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खलीफा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खलीफा भूमि अधिक पैमाने से विकसित हुई। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों को भूमि छीन ली जिन्हें वह मुल्क या इनाम मुल्क तथा वक्त आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा जिसकी छत पर एक गुंबद है और उसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली की जो सुल्तान था सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग के अस्वीकृति के बाद हकर ए सार्वर नामक सिंचाई के कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। सिंचाई कर टैक्स लगाने वाला दिल्ली प्रथम शासन था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयुक्त में लाया जाता था, वो अपनी पैदावार को माने 10 में से 10 भाग में से 1 भाग उसको देना पड़ता था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह द्वारा स्थापित दार ए उल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी और उसमें कुशल हकीम रखे। राज्य के खर्च करने की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। निम्न से किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिलाया? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों को भलाई के लिए कुछ
उपकरण के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य को गुण एवं योग्यता के पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्त देकर उसने बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम आते थे? ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान-ए-बंदगान का गठन किया गया। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों को गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बागान लगाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागानों को फिर से लगाया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में भारत में आया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, देवराय द्वितीय में शासनकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवरायद्वितीय कार्यकाल 1422 से 1446 ईसा पूर्व के शासनकाल में विजयनगर में आया था। उसने अपने वीरांत मतलब उस सदाइन एवं मज-उल बहरनी के देवरायद्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? ऑप्शन बी हो जाएगा, शैद वंश का। तैमूर के आक्रमण 1397 ईस्वी में तुगलक शासनकाल के कमजोर कर दिया। तैमूर का आक्रमण जो तुगलक वंश शासन को कमजोर कर दिया। 1397 में आक्रमण में 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसने दौलत खान को सूबेदार खिज खान ने पराजित कर दिया। हरा दिया और उसको 1413 में सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली का सुल्तान चुना, लेकिन परंतु खिज खान ने उसे पराजित कर दिया। वह तैमूर का द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर का आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में इसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश शैद वंश का नींव डाली। निम्न में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 में सिकंदर लोदी वंश को राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण उद्देश्य के यमुना नदी किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नई नगर बसाया। इसे अपनी राजधानी बनाया।
अपनी राजधानी आगरा बनाया। उसने उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उस समय के आरंभ किया गया। उस निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन का व्यवस्था की गई। उसके समय में योग्य व्यक्तियों को एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह बाद उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं को आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुसार अनुवाद किया गया, जिसका नाम है फारगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ ललजद ए सिकंदर शाही है की रचना हुई। सिकंदर लोदी की शहनाई सुनने वाला बहुत शौकीन था। सिकंदर लोदी सुनने में बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो देव हरिहर और बुक्का। 34 का विजयनगर का सपना विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी नहीं होगा, हरिहर बुक्का। 34 का ऑप्शन क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करें जिसके बहमनियों ने गोवा के छीन लिया। विजयनगर के उस शासक का नाम पहचाने जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया। बहमनियों से गोवा छीन लिया। ऑप्शन बी होगा, हरिहर द्वितीय। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 सिंहासन पर बैठा। 8 ईस्वी तक 1377 से 1407 ईस्वी के बीच बैठा। उसने महाराज की उपाधि ग्रहण की। हरिहर द्वितीय बुक्का का उसका पुत्र हरिहर द्वितीय काथी के उपाधि पाया? तो महाराजा धीराज का उपाधि। उसने कनारा, मैसूर, चित्रापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य का आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता का पश्चिम में बहमनी राज्य के बेलगांव गोवा का छीनना था। वह शिव वृक्षांश का उपासक था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ किया था? विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन है कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश का स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। वारंगल, कोलभीड आदि किले के जीत लिया। इसके बाद उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुबशाही सेना पराजित हुई।
विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर का साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या थी, विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भू राजस्व। विजयनगर विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। विजयनगर के विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए गए जाने वाला कर, सामाजिक और सामुदायिक कर, अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड, भूमि के भूमि संरक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। श्रेष्ठ भूमि कर नामक राज्य की आय प्रमुख स्रोत है। केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 अवस्थान एवं अवथन कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर का साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन सी होगा हम्पी। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजय साम्राज्य की प्राचीन राजधानी प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। दीन ए अर्ज का विभाग संबंधित हैं। ऑप्शन सी रक्षा विभाग से। दीन ए आरिज अथवा आरिज ए ममलूक सुल्तान काल में सैन्य विभाग का मुख्य अधिकारी होता था और आरिज ममलूक का विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था। इस विभाग का स्थापना बलबन ने की थी। दीन ए अर्ज विभाग संबंधित था। ऑप्शन सी रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवान ए आरिज और दीवान ए आरिज ए ममालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ममालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। आरिज ममलिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग का स्थापना बलबन ने की थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रायगढ़। सोलह ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। छत्रपति की उपाधि धारण की रायगढ़ की अपनी राजधानी बनाया। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया 1674 में और छत्रपति की उपाधि धारण की रायगढ़ की अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा गभट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित कर उनका राज्याभिषेक कराया। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन बहमनी राज्य का संस्थापक है। दक्कन के अमीरन ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खान हसन गंगू 1347-1357 ईस्वी जफर खान नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहादुर शाह की उपाधि धारण की करके 1347 में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली और गुलबर्गा को अपने नवस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। उनका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने 4 तरफों अथवा प्रांतों में
प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बराबर और विविधा प्रत्येक प्रांत के एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर की सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन कर किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जगह प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न कर लगाने का आदेश दिया। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा ऑप्शन ए हो जाए मराठा भू राजस्व प्रथा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जगीरदारों को सरंजामी भूमि की उनके निराधनों के लिए प्रदान किया जानी थी। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर का इंगित करता है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 1, 3, 4 खराज, उस्र और मुक्तई। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि राजस्व पर लगने वाला कर को इंगित करता है, जबकि भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खूम लूट का धन था। युद्ध का शत्रु राजा की जनता से लूट प्राप्त होता था। इस लूट के 4/5 भाग सैनिकों को बांट दिया जाता था और से 1/5 राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और 1/5 को बांट दिया कि सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों को कोई हिस्सा नहीं लिया। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व की नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज को 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व को उपज की 1/3 दर के अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि के दर का अलाउद्दीन भांति 50% ही थी, लेकिन जहाँ अलाउद्दीन ने राजस्व का निर्धारण का भूमि पैदाइश के आधार पर किया, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर कुंची सी सही माना है। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन हो जाएगा ए सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकरिया 1182 ईस्वी से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदाउद्दीन अरफी, शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतह और शेख जलालुद्दीन शुक्र आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। किन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया? ऑप्शन ई हो जाएगा शेख से अधिक। इस्लाम शाह शेष का पुत्र था। इस्लाम शाह शेष शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय भी सैन्य विभाजन की
यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को ई माना है। जवाबित का संबंध किससे था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य कानून से। जवाबी का संबंध राज्य कानून से था। जवाबित का संबंध सल्तनत काल के सिक्के झक्का, डंका, सासगानी और जीतल किस धातु के थे? तो ऑप्शन हो जाएगा चांदी, 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 तांबा। सुल्तान काल में डंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। सासमगनी की भी चांदी का दोनों सिक्का था। डंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 12वीं शताब्दी से। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी में पेपर संरक्षित किया गया, जिसके शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत के कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। तबकाए नसरी का उल्लेख कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा मिनहाज उल सिराज। तबकाए नसरी का मिनहाज उल सिराज का ग्रंथ है, जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह 23 अध्याय में है। रॉबर्टी ने इस अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन किया मिलता है। ज्ञातव्य कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है। इसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम में मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़ाया। सभी भक्ति संतों को मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को अपनी भाषा में लिखा और जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचरण बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुत ने देश का भ्रमण किया और कई प्रकार के लोगों से मिले, जिनके विचार विभिन्न थे। उन संतों में साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने का अपना योगदान दिया। इन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं को उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश में क्षेत्रीय भाषाओं का में देते थे, ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुने और समझ सके। कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ।